कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? भारत संसाधन उपयोग को पढ़ने वाले हैं। और इसका जो आज हमारा है पार्ट नंबर 2 है। क्या है? तो हमारा क्या है? तो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग क्या क्या है तो पार्ट 1 को देख चुके हैं और हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिनको आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? आप बताइए कि इसमें कहाँ तक देख चुके थे? तो हम लोग देखे थे कि संसाधनों का वर्गीकरण, क्या संसाधन का वर्गीकरण संसाधन का वर्गीकरण तक क्या होते थे तो हम देख लिए थे। इनमें देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 होते हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने थे? 2 होते हैं। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक होते हैं स्वामित्व के आधार पर, जिसमें 4 होते हैं। पहला होते हैं सामुदायिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सामुदायिक होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जो हमारा चौथा होता है वह होता है विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, क्या होता है? तो चौथा हमारा होता है विकास की स्थिति के आधार पर। इन चारों संसाधनों का जो प्रकार है उनको बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करके जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करने की प्रयास करते हैं। जो सबसे पहला हमारा होगा वह होगा क्या? तो उत्पत्ति के आधार पर। क्या? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार। कितने? संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। संसाधन कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। आप लोग हमारे साथ लिखिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग बोले कि हम लोग इसे मूवी की तरह देख लेते हैं और बाद में लिखेंगे ना तो आपको बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमारे साथ लिखिए, आपको अच्छे तरह से क्या होगा एग्जाम में बनेगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और हम लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम नीचे आएगा ना, जब 2-4 महीने रहेगा तो हम लोग की ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आते हैं, 2 अंक की सीरीज। और जब सब्जेक्टिव सीरीज करेंगे ना उसमें प्रश्नों को पूरी अच्छे तरह से आपको इतना समझ लिया ना कि आपके एग्जाम की पूरी 100% हम लोग क्या करेंगे तो तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला जैव संसाधन। क्या? जैव संसाधन। दूसरा हमारा होता है अजैव संसाधन। कितना? अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन। अब हम लोग ये जान लेना जरूरी होता है। पहले जैव संसाधन को जान लेते हैं। ठीक, पहले जैव संसाधन को जान लेंगे, फिर अजैव संसाधन को जानने की प्रयास करें। देखिए, जैव मतलब आप लोग बोलिएगा जीवित। जैव मतलब क्या होता है? जीवित। और संसाधन मतलब कि संसाधन आप लोग जानते हैं, यानी कि वैसे वस्तुएं जो जीवित हो और हमारे उपयोग में आती है उसे क्या करते हैं तो जैव संसाधन कहते हैं। लिखेंगे सजीव वस्तुओं के समूह को। लिखिए सजीव वस्तुओं के समूह को। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव संसाधन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कहते हैं सजीव वस्तुओं के समूह क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में लिखेंगे वनस्पति। क्या हो गया? वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, वन्य जीव हो गया, वन्य प्राणी लिख लिए, वन्य जीव बोलिए, डैश दे करके आदि। क्या हो गया? आदि। ठीक है, यह हमारा क्या हो गए तो जैव संसाधन के हो गए। ठीक है, क्या हो गए तो जैव संसाधन हो गए। अब हम लोग लिखेंगे अजैव संसाधन। आप लोग जैव संसाधन को जान लिए, अब देखेंगे अजैव संसाधन। जो दूसरा हमारा होता है अजैव संसाधन। ठीक है, क्या होता है तो अजैव संसाधन होते हैं। ठीक है, मतलब नहीं, जैव मतलब जीवित, यानी कि वैसे पदार्थ
जो कि जीवित न हो, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि जीवित न हो उसे कहते हैं अजैव संसाधन। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। ठीक है, लिखेंगे कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को निर्जीव वस्तुओं के समूह को निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पाए, ताकि हम क्या करें, उस पर आपकी प्रतिक्रिया यानी आपके डिमांड को हम उस पर वीडियो बना पाए और आपका कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। ठीक है, लिखेंगे जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में लिख देंगे खनिज। क्या हो गया? खनिज हो गया। क्या हो गया? खनिज हो गया। चट्टान हो गया, अनेक चट्टान है। ठीक है, खनिज हो गया, चट्टान हो गया। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? धातु। क्या लिखेंगे? धातु। क्या हो गए? तो धातु डैश लेकर के लिख देंगे आदि, यानी कि आदि कहने का मतलब और सभी हो सकते हैं। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को कहते हैं अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन कितने होते हैं? तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। ये हम लोग किस पर देख लिए? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार देख लिए। अब लोग जो हम आगे देखेंगे वो देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार। संसाधन के दो प्रकार हैं। संसाधन कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? तो संसाधन के दो प्रकार है। ठीक है, क्या है? तो संसाधन के दो प्रकार हैं। ठीक, पहला हमारा क्या है? तो पहला हमारा है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्या हमारा है? तो नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और जो दूसरा हमारा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? संसाधन। ठीक है, क्या है? पहला उपयोगिता आधार संसाधन कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला नवीकरण संसाधन, दूसरा हमारा अनवीकरण संसाधन। देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरण संसाधन। देखिए, नवीकरण संसाधन में होता क्या है? इन संसाधनों के बनने में, ठीक है, क्या होता है? ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उन्हें जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। आप उसे जितनी बार चाहे उतनी बार बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनको आप उतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे? तो आप लोग उसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन को उतने आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए लिखने की प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे पहले अनवीकरणीय संसाधन। क्या करेंगे? लिखेंगे पहले लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन। एक में लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या? नवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सके। ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। पुनः प्राप्त। ठीक है, क्या? पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या आपको ये ना याद होगा तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक में क्या हो? जो प्राकृतिक में अनिश्चित मात्रा में हो। जैसे हवा को आप क्या कहते हैं? जब मर्जी आप ले सकते हैं। सूर्य की प्रकाश जिसे हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। जल,
विद्युत जो करंट है वो आप लोग इसे जितनी इच्छा कर उतनी ले सकते हैं, ये कभी उड़ाने वाली खत्म होने वाली नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, क्या हो गया? जल हमारा हो गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब वायु, जो हवा से ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा, ठीक है। ओकरा बाद में हुआ विद्युत, क्या हो गया? विद्युत। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से मिलने वाले ऊर्जा, डैश डैश आदि हमारे क्या हो गए? तो हमारे हो गए नवीकरणीय संसाधन। क्या हो गए? तो नवीकरणीय संसाधन हो गए। अब हम लोग दूसरा देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए ऐसा संसाधन, देखिए जो नवीकरणीय संसाधन में कहते हैं उसे पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं, लेकिन जो अनवीकरणीय होता है इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या कहते हैं? इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि यह प्राकृतिक में सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या है? तो उपस्थित है, अवेलेबल है। ठीक, आइए लिखेंगे ऐसे संसाधन क्या करेंगे? ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक में कम मात्रा में उपस्थित, क्या हो? उपस्थित, सॉरी क्या हो? उपस्थित हो जिन्हें पुनः प्राप्त किया नहीं जा सके, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके। क्या? नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या करते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन डैश डैश, क्या हो गया हमारा? जैसे कि जीवाश्म ईंधन। हम लोग क्या कहते हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार देखे। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन में हमारा क्या होता है कि यह अनिश्चित मात्रा में उपस्थित होता है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि यह निश्चित मात्रा में होती है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। क्या देखेंगे? स्वामित्व के आधार पर, लिख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है, या 4 भाग में विभाजित किया जा सकते हैं। ठीक, जो हमारा पहला हमारा क्या होता है? व्यक्तिगत। क्या होते हैं? व्यक्तिगत। दूसरा हमारा होता है सामुदायिक। तीसरा हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय। और जो हमारा चौथा हमारा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस प्रश्न का रिप्लाई देने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम कहते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी से इनको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करने की, समझने की प्रयास करते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। किसको देखेंगे? व्यक्तिगत संसाधन।
व्यक्तिगत क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, क्या देखेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। देखिए हम लोग व्यक्तिगत संसाधन में देखेंगे प्रत्येक व्यक्तिगत कहने का मतलब हुआ कि निजी, ठीक है, जो निजी होता है, जो खुद का जो समाज, जो मतलब कि जो वस्तु होता है उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आइए लिखने की प्रयास करें। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है, तो वह जमीन पर किसका अधिकार होगा, आपका अधिकार होगा। कोई बगीचा है, बगीचा पर किसका अधिकार होगा, आपका अधिकार होगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि कोई आप अपने खेत में तालाब बनवाए हैं, तो उस तालाब पर किसका अधिकार होगा, आपका अधिकार होगा। तो यही क्या हो गया, तो यही हमारा होता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक। तो लिखेंगे कि ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी खास या निजी किसी खास या निजी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, कितना क्या अधिकार क्षेत्र में हो, अधिकार क्षेत्र में हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के क्या हो, क्षेत्र के अधिकार, मतलब अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो। जैसे जमीन हो गया, आपका जमीन है तो आपके अधिकार में है, ठीक है। आपका बगीचा हो गया तो उस पर आपका ही अधिकार है, इसे क्या बोलेंगे, तो बगीचा को यूं बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन, ठीक। आइए लिखते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो अगर लंबा हो तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ताकि भाई वीडियो इतना लंबा देख भाई, जो पढ़ने के लिए नो समय नहीं देखा जाता है। यदि कहीं पे अच्छा शिक्षा मिल रहा है तो समय क्या देखना, आखिर ये समय तो कहीं ना कहीं तो बर्बाद कर ही देंगे, या आप बर्बाद कीजिए या ना कीजिए, समय अपने आप चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। इसीलिए इसी समय को कहीं ना कहीं अच्छे जगह क्या हो, इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह उपयोग करो, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक। जैसे लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे भूखंड यानी कि जमीन, बगीचा, क्या हो गया, बगीचा, तालाब डैश दे करके आदि, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। दूसरा हमारा होगा सामुदायिक संसाधन, ठीक है। सामुदायिक कहने का मतलब हुआ कि जो समाज के लिए संसाधन हो, ऐसे संसाधन हो जिससे पूरे समाज को लाभ मिले, पूरे समाज का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं, तो सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। आप बताइए कि जो पंचायत भवन बनाए थे, क्या एक व्यक्ति के लिए बनाता है, तो आप बोलेंगे नहीं भैया, ये तो पूरे पंचायत के लोगों के लिए बनाता है, इस पर पूरे पंचायत के लोगों का अधिकार होता है, ठीक है। कोई मान चलिए कोई क्या बोलते हैं, कोई स्कूल बना दिया गया, उसमें एक घर का बच्चा पढ़ेगा नहीं, पूरे मतलब जितने उसके क्षेत्र के सभी बच्चे पढ़ेंगे। यानी कि ऐसे संसाधन जो जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न हो, बल्कि पूरे समाज का अधिकार, पूरे क्षेत्र का अधिकार हो, उस पूरे क्षेत्र का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि ऐसे संसाधन जिन पर पूरे अधिकार, जिन पर उस क्षेत्र के पूरे समाज के लोगों का अधिकार, समाज के लोगों का अधिकार हो, क्या हो, अधिकार हो,
अधिकार हो, पूरे समाज के लोगों का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या हो, पूरे समाज के लोगों का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब होता क्या, जैसे हम लिख लेंगे, जैसे हम लिख देंगे क्या, पंचायत भवन, स्कूल, सड़क डैश दे करके आदि। क्या होगा? आदि, डैश दीजिए और लिखिए आदि। दो देख लिए, क्या देख लिए? व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे क्या, राष्ट्रीय संसाधन, जो कि 3 नंबर पर था। आइए देखने की प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन 3 नंबर में क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन में होता है क्या कि किसी वैसे संसाधन, मतलब कि देश के अंतर्गत ऐसे संसाधन जिन पर देश की सरकार का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश के अंतर्गत उपस्थित ऐसे संसाधन जिन पर देश की सरकार का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं क्या? तो राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, लिखेंगे कि ऐसे संसाधन जिन पर पूरे देश की ऐसे संसाधन जिन पर देश की सरकार का अधिकार होता है। सरकार का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसके जैसे को देखने की प्रयास। आप लोग देखे होंगे किसी भी देश के विकास करने के लिए या किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं, आप लोग को आइए समझने की बात है। देखिए, आप लोग कहेंगे, देखेंगे, मान चलिए इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से बोर्ड लगाए जाते हैं, इस प्रकार से बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या लगाए जाते हैं? बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस बोर्ड पर लिखा जाता है कि मान के चलिए किसी क्षेत्र का विकास करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको पश्चिमी चंपारण का विकास करना है, इस पर लिखा जाएगा पश्चिमी चंपारण विकास प्राधिकरण, या किसी भी जिला का, किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, तो उस क्षेत्र को विकास करने के लिए जो अधिनियम बनाए थे, जो कानून बनाए जाते हैं, और उस कानून को इसी बोर्ड पर लिख करके दर्शाया जाता है। ठीक है, या आप लोग देखे होंगे कि जो सड़क के किनारे जो बोर्ड लगा होता है ना, से इस क्षेत्र पर ये इस मतलब कि ये ऐसा गांव है, इस गांव का नाम क्या है, जो बोर्ड आतना आप लोग समझिए कि सड़क के किनारे, ठीक है, जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो ये जो बोर्ड होते हैं किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हमारा क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या था हमारा? चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जिन पर क्या हो, तो जिन पर क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का नियंत्रण हो। ठीक है, जैसे मान के चले जो समुद्री क्षेत्र का जो समुद्री क्षेत्र का जो संसाधन होते हैं ना, उन संसाधनों पर क्या होता है कि दूसरा देश का अधिकार होता है। ठीक है, मान के चलिए कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, देश हो गया भारत, और भारत के यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से जो किनारा है, इस किनारा से क्या है, तो समुद्र है, महासागर है। तो महासागर के जो क्षेत्र होंगे ना, उस पर किसका अधिकार होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय देश, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि कोई किसी दूसरा देश का अधिकार होगा, उस संसाधन के क्या कहते हैं? तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने की कहेंगे। ठीक, आइए लिखते हैं, लिखेंगे कि ऐसे संस्था, क्या लिखेंगे? ऐसी संसाधन, ऐसी संसाधन, ऐसी संसाधन, ऐसी संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर, ऐसे संसाधन जिन पर, ऐसे संसाधन जिन पर, जिन पर क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का अधिकार होता है। जिन पर अंतर्राष्ट्रीय, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, का अधिकार, अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। जिसमें किसका अधिकार होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि अपने देश के जो समुद्र, अपने देश के बगल में जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं, उन इलाकों पर जो अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार। या कहने का मतलब है कि दूसरे देश का अधिकार होता है। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्या? संसाधन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें उदाहरण में कोई लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इसमें जैसे में क्या होता है उस प्रकार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है, अब हम लोग बात ये होता है, ठीक, कि कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारी राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। आइए उनको समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए समझने की। देखिए, मान के चलिए किसी भी देश के तट रेखा से, ठीक है, किसी भी तट के, किसी भी देश की, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र तो समुद्र का जमीन जो होता है, क्षेत्र होता है, वह राष्ट्रीय संसाधन आता है। आइए देखिए बताते हैं। मान के चलिए हमारा क्या हो गया? ये हमारा मान चलिए देश हो गया। ठीक है, ये हमारा देश हो गया भारत। ठीक है, क्या हो गया? हमारा भारत हो गया। और इससे में क्या होता है? भारत का क्या हो गया? भारत का तट रेखा हो गया। और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है? समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। मान लीजिए तो क्या होगा? यहाँ से तट रेखा से लेकर के और समुद्र का 200 किलोमीटर, कितना? 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, समुद्र के अंदर कितना? 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र होगा क्या कहलाएगा? तो ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और 200 किलोमीटर का जो अलग का क्षेत्र होगा, जो और क्षेत्र बच जाएगा, उन क्षेत्रों को क्या कहेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री क्षेत्र होता है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। और उस 200 किलोमीटर का जो अलग जो जगह होता है, अलग जो क्षेत्र होता है, उसके बाद जो क्षेत्र होता है वो हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आप ले एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है, आइए उसको लिखने की प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, होता क्या कहता है कि वह कहता है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय में क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र लिखेंगे। डॉट देकर, नोट देकर लिखिए, लिखिए नोट देकर के लिखिए, नोट देकर के लिखिए किसी देश की, किसी देश की, किसी देश की, किसी देश की तट रेखा से, कितनी? तट रेखा से, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर का क्षेत्र, 200 किलोमीटर का क्षेत्र, क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपवर्जक, अपवर्जक आर्थिक, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जो किसी भी देश के तट रेखा से 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आर्थिक, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।